आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले संगीत रागी जी आप ही से एक कमेंट में लेना चाहती हूं। अगर अमेरिका इस वक्त ये सोच रहा है कि वो पूरी, क्योंकि आपने आयतुल्लाह अली खामेनी से लेकर लगभग 55 हेड्स उनके मार दिए, इंटेलिजेंस चीफ से लेकर अब लारीजानी जो कि नंबर 2 सबसे ज्यादा भरोसा खामेनी जिस पर करते थे, सबको मार दिया। लेकिन ट्रंप की मनमर्जी तो अभी भी नहीं चल रही। ईरान अभी भी अटैक कर रहा है, खाड़ी के देशों पर कर रहा है। क्या ये बहुत बड़ा संकट नहीं है? क्या अमेरिका भी फंस नहीं गया है इस युद्ध में? देखिए, आप युद्ध की शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन युद्ध कहां जाकर के खत्म होगा ये आप तय नहीं कर सकते, और या तुरंत ये तय नहीं किया जा सकता है। महाभारत का युद्ध भी तो 18 दिनों तक चला था ना, एक से एक महारथी दोनों तरफ से थे, इसके बावजूद भी 18 दिनों तक युद्ध चला। अभी हम लोगों के पास रिपोर्ट ये नहीं आ रही है कि ईरान के अंदर कितनी बर्बादियां हुई है, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है कि जहां पर 16,000 बॉम्बिंग किए गए हों अमेरिका और इजराइल की तरफ से, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया हो, उसके डिफेंस बेस को खत्म कर दिया गया हो, 100 से ज्यादा जिसके जहाज खत्म कर दिए गए हों, वहां पर लोग नहीं मारे गए होंगे और लोग की बर्बादी और लोगों की हत्याएं नहीं हुई होगी, लोग मरे नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद नहीं हो रहा है। ईरान तबाह हुआ है, कितना तबाह हुआ है तो ये कैसे कर रहा है? लेकिन अगर तबाह हो चुका है तो हमले कैसे कर रहा है? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में कैसे जहाजों को रोक रहा है? एक मिनट देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के स्ट्रेटेजिक पोजीशन को यदि हम समझ लें तो ये बात समझ में आ जाती है। कैसे कर रहा है अभी पे आइए ना। देखिए, होता क्या है कि लास्ट में एसिमेट्रिक वॉर जिसके बारे में जिक्र किया गया था, ये कौन लोग लड़ता है? गुरिल्ला युद्ध। आपने देखा होगा ना कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अमेरिका 20 साल तक लड़ा, बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी गुरिल्ला युद्ध तो वहां पर चलता रहा ना। ईरान के अंदर अभी ईरान के पास मिसाइलें हैं, रॉकेट्स हैं, पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकता, लेकिन इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि 2 सप्ताह बाद ये खत्म नहीं होगा और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है वो साफ नहीं किया जा पाएगा। माइक अगर टेक्नोलॉजी से, अगर इकोनॉमी से, अगर कैपिटल से, अगर ताकत से अगर युद्ध जीता जाता तो हमारे ख्याल से अब तक अमेरिका पहले दिन जीत जाता। लेकिन युद्ध में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स। जब ईरान को इस बात का पूरा अंदाजा है कि वो अमेरिका को इजराइल के कंबाइंड युद्ध को मैच नहीं कर सकता, उसने थिएटर ऑफ वॉर को बड़ा कर दिया। उसने कहा कि मिडिल ईस्ट के अंदर जहां कहीं भी इनके बेसेस हम उन पर अटैक करेंगे, क्योंकि उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो 3000 किलोमीटर दूर जाकर अमेरिका के अंदर फायर करे। जब आज सुबह का उदाहरण देख लीजिए, जब इजराइल ने साउथ पार्ट्स पे हमला किया तो उसने 6 ठिकानों पे हमला किए। कौन से हैं? कतर में मसीद पेट्रोलियम, मसीद होल्डिंग कंपनी, रास लफान, साउथ अरेबिया में उसने 2 और यूएई में 1, तो 6 जगह पर अटैक कर दिया। अब उसके बाद जो सवाल इस वक्त मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के पास आ गया है कि अगर अमेरिका, जिसने शर्त पे वहां पे अपना मिलिट्री बेस बनाया था, जब वो हमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है तो उसके यहां रहने की जरूरत क्या है? ये जो सवाल खड़ा हुआ, और साथ साथ जिस मिडिल ईस्ट के अंदर पोस्ट ऑयल इकोनॉमी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, वो पोस्ट ऑयल इकोनॉमी भी अब लोग कहेंगे यार यहां तो हर दूसरे दिन बम फटते हैं तो हम यहां इन्वेस्टमेंट क्यों करें? तो दुनिया के तमाम बड़े इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएंगे। तो हो क्या रहा है, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अमेरिका को नहीं मार सकते, हम इजराइल को नहीं मार सकते, लेकिन जो तुम्हारा ये इलाका है वहां पे तुम्हारी हुकूमत को हम खत्म कर देंगे। ये जो सवाल है। और दूसरी बात देखिए, महत्वपूर्ण सवाल क्या है, आज की तारीख में ट्रंप अमेरिका के अंदर पूरी तरीके से अकेले पड़ गए। उनका उपराष्ट्रपति भी उनके साथ नहीं, उनका इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड उनके साथ नहीं है, जो केंट जो उनका काउंटर टेररिज्म का वो उनके साथ नहीं है, जो तमाम बड़े बड़े लोग हैं, बड़े जो मतलब वहां पे जो पॉडकास्टर बहुत पावरफुल है। उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल फर्क पड़ता है। अभी जो सर्वे आया है, उस सर्वे में 20% लोग सिर्फ इस वॉर के फेवर में, उसमें भी ये कह रहे हैं, ठीक है, कि अगर बॉडी बैग्स आने शुरू तो हम आपके साथ खड़े नहीं है। वाइस मार्शल साहब, क्या वाकई ट्रंप फंस गए हैं जैसा वो कह रहे हैं? ट्रंप फंस गए क्योंकि सऊदी अरब कभी भी कह रहा है। अंजना जी कुछ बोल तो तेज बोलना होगा सर, बहुत धीरे बोलते हैं, टाइम कम ज्यादा लेते हैं। एक चीज मैं बोल रहा हूं, देखिए, अमेरिका फंस गया है नहीं फंस गया है ये आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन यदि आप ये कहते हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है वहां पे, ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। और बिना सपोर्ट के भी कोई रहे न रहे, आपके पास कहां से ये इंफॉर्मेशन आ गया कि सारे के सारे लोग उसके साथ सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं उसके एस्टेब्लिशमेंट में? क्या विदेश मंत्री ने ऐसा कहा है? हम चाहते हैं निर्णायक वार हो। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। सऊदी अरब खुद भी कह रहा है कि ये निर्णायक इस बार युद्ध होना चाहिए। क्या वाकई ट्रंप फंसे हुए हैं या अपर एज है? ईरान ने घुस के सबको मार दिया है सर। नहीं, देखिए ऐसा है, ट्रंप फंसे हुए हैं, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। ट्रंप ने किस लक्ष्य से शुरू किया था? हम रेजीम चेंज लाएंगे, बदल गया। उसके बाद बोला कि नहीं, हम अब
इनके पास परमाणु शस्त्र थे, हम उसको नष्ट करना चाहते हैं, जिसको 25 जून को भी, जून 25 में कह चुके थे नष्ट हो चुके हैं। दोबारा चेंज किया, दोबारा उन्होंने ये बोला कि नहीं, अगर ये हमला करेंगे तो हम इनके सारे ऑयल इंडस्ट्रीज को, सारे गैस फैसिलिटीज को इनका नाश कर देंगे। मिसाइल कैपेबिलिटी भी, मिसाइल कैपेबिलिटी। अब सवाल यह है कि आप नाश कैसे करेंगे? जो रेजिडुअल कैपेसिटी है, बच्चों को जानना चाहिए यहां पर, मिसाइल सिटीज हैं उनके माउंटेन्स के नीचे हैं। अगर आप ईरान को जानना चाहते हैं तो वहां के टेरेन को जानना पड़ेगा। टेरेन क्या है? 51 to 52% टेरेन माउंटेनियस है और डेजर्ट है। अगर आप वहां ग्राउंड फोर्सेस लाते हैं जिसके बिना आप जीत नहीं सकते किसी देश को, तो ग्राउंड फोर्सेस को सप्लाई चेन कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? और बमबारी करके आप डेमोक्रेसी ला नहीं सकते। तो आप फंसे ही हैं, और आप ऐसे ऐसे नहीं फंसे हैं, आप बुरी तरह फंसे। आपने कहा था 1-2 हफ्ते में हम निपटा देंगे। आपको एक चीज और बताऊं, यूएसए का हमेशा से रहा है शॉक एंड ऑ की टैक्टिक्स। शॉक एंड ऑ अब काम नहीं कर रहा है, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि डिकैपिटेशन काम कर रहा है। और डिकैपिटेशन, आपने सद्दाम हुसैन को मारा इराक में, आप उस वक्त विजयी हो गए, लेकिन फिर उस अब ईरान में वो नहीं चल रहा है। वो बिल्कुल नहीं चलेगा। एक मारिए 10 खड़े हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि जो रेजिडुअल कैपेसिटी है ड्रोन्स प्रोडक्शन की, ड्रोन्स लॉन्च करने की, मिसाइल्स की, और मैं एक आप बात और बता दूं कि उनके पास जो अच्छी वाली मिसाइल्स को हाइपोसोनिक मिसाइल्स बोलते हैं, इन मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं, जिसमें मर्व भी है। मर्व का मतलब मैनोवरेबल री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब वो कई बार ऊपर से मैनोवर करके आएगी, उसको कैच करना थार्ड और पैट्रियट के लिए भी मुश्किल होगा। तो वो मिसाइल्स अभी हैं। अभी ईरान जिंदा है, और ईरान लड़ाई लड़े क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई है। कर्नल देव, क्या बात सही नहीं कह रहे हैं वो? ईरान अपने चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसको जो मन में आ रहा कर रहा है। उसने कहा कि अगर हम पे हमला करोगे, हम खाड़ी के देशों में नाक में दम कर रहा हुआ है। कहावत है, शायद सुनी होगी, बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और हम तो दीवाने हैं क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी, तो हम तो हर चीज़ पे दीवाने हो जाते हैं। तो दो आपके पक्ष में रखना चाहूँगा, दोनों तरफ से बता देता हूँ। एक तो है कि जो ये मुठभेड़ चल रही है, अंत इसलिए नहीं है क्योंकि एक तरफ वेपन सिस्टम्स है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, और एक तरफ एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको बोलते हैं आइडियोलॉजी। और आइडियोलॉजी को अगर सपोर्ट करे बायोलॉजी, तो आप कब तक उस आइडियोलॉजी को डिफीट कर सकते हैं शस्त्रों से, जब तक कि आप जाके ऐसा कुछ ना करें कि वो पूरा चेंज हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, अफगानिस्तान 20 साल क्या चेंज हुआ? तालिबान, गुड तालिबान, बैड तालिबान, अगेन तालिबान, ठीक है। एंड पाकिस्तान साथ में लग गया उनके, अभी हमने लगवाया, किसने लगवाया पता नहीं। बट जहां तक सवाल है इस युद्ध का, ईरान के पास सहनशीलता बहुत ज़्यादा है। मोसाद की इन्फिल्ट्रेशन रही है सिर्फ शहरों तक, तेहरान तक। अगर आप ग्राउंड वॉर करेंगे तो टियर 2 सिटीज़, विलेजेस में आपकी इंटेलिजेंस नहीं है, काफ़ी खमेजा भुगतना पड़ेगा। बट दूसरी तरफ अगर आप देखें, इस पूरे युद्ध में लोग बोलते हैं ईरान और अमेरिका की लड़ाई, ये दोनों सिर्फ एक पात्र हैं। इनका जो एक मेन अंश है वो है इजराइल, और इजराइल की समस्या है। इजराइल की समस्या शुरू हुई 1979 में, जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद जब इनको बोला गया कि ये बड़े सेटन हैं और वो छोटे सेटन हैं, अमेरिका और इजराइल पे प्रेशर इसलिए आया क्योंकि इजराइल एक जगह ऐसे संतुलित है जहां पर हमस, हिजबुल्ला, यमन में ह्यूतीज, सबको फंडिंग ईरान करता है। 1 बिलियन USD पर एनम इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट टू डू दैट। 1,80,000 से 1,40,000 आप ट्रेन करते हैं आतंकवादी एक स्टेट के अगेंस्ट। तो इजराइल के लिए ये एक एक्सिस्टेंशियल थ्रेट है, मतलब रहे या ना रहे। पर ईरान के लिए भी तो है। ईरान के लिए थोड़ा कम है क्योंकि ईरान के पास बफर्स हैं। ईरान डायरेक्टली इजराइल से डील नहीं करता, बट जो मिलिट्री क्षमता है वो आती है अमेरिका से, तो इसीलिए वो इस युद्ध के अंदर है। तो मैं समझता हूं कि आगे जाते हुए अमेरिका के पास 7 ऑप्शन हैं। एक या दो का विवरण कर देता हूं जल्दी से। पहला ऑप्शन है कि ट्रंप कल या परसों सुबह तक बोलने वाले हैं कि ये लड़ाई मैं जीत गया, मेरे सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए, जब तक कि वो नहीं हुए। उसके बाद यूएस की पूरी टॉम-टॉमिंग चलेगी मीडिया में, परसेप्शन में। रशिया टीवी को छोड़ के और चाइनीज टीवी को छोड़ के बाकी सारे टीवी बोलेंगे सब कुछ अच्छा हो गया। एंड क्योंकि कीमतें गिरेंगी, ऑयल ट्रेड, गैस आना शुरू हो जाएगा, हम सभी बड़े खुश हो जाएंगे, ठीक है, हम भूल जाएंगे क्या हुआ। बट अमेरिका के लिए थ्रेट अगले 3 जनरेशन तक रहेगा, और वो और एम्बोल्डन होगा उसी गल्फ से जहां पर उन्होंने अपनी बमबारी की है। दूसरा विकल्प है कि वो कुछ छुटपुट चीजें करें,
प्रांतों में कुछ मिसाइल बेस को उड़ाएं, कुछ रेड करवा दें थ्रू कमांडोज एंड मरीन्स एंड डेल्टा फोर्स, और वो सब करके अपनी वो एक बार विनिंग एटीट्यूड दिखा दें। उसी में अगर वो फंस गए और ये प्रोलॉन्ग बूट्स ऑन ग्राउंड हो गया, तो जो खमियाजा है वो अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, इजराइल को भी भुगतना पड़ेगा, ईरान तो बेचारा भुगतेगा ही भुगतेगा। नहीं, इराक के बाद मुझे नहीं लगता बूट्स ऑन ग्राउंड वो कभी, ज़ैग्रोस की जो पहाड़ियां हैं वहां बहुत मुश्किल टेरेन है ईरान में। बूट्स ऑन ग्राउंड विल ब्रिंग बॉडी बैग्स टू अमेरिका, और ये उनके लिए बहुत खतरनाक है। मिड टर्म इलेक्शंस भी होने। ठीक है, जल्दी से कमेंट फिर मैं जाऊंगा। अमेरिका वियतनाम में गया, क्या हालत हो गया? अफगानिस्तान में गया, क्या हालत हो गया? अगर ट्रंप को कोई पागलपन का दौरा सवार होगा तो जरूर वहां पे फौज भेज देंगे। मुझे नहीं लगता, थोड़ा पागल है लेकिन इतने ज्यादा नहीं। वियतनाम